Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 19th of October 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. And first of all, we are going to have some questions based on the previous day session. So first of all, just start with the previous day questions. The question number one, who were the recipients of the 2024 Nobel Prize in Economics? सो लास्ट सेशन में हमने इकोनॉमिक्स एंड नोबेल पीस प्राइज के रिगार्डिंग में डिस्कस किया था. सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ए डैरन एसिलमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन. ये तीन पर्सनालिटी हैं जिनको इकोनॉमिक साइंसेस के लिए नोबेल प्राइज मिला है 2024 का. और इसको आप लर्न रखिएगा बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक होते हैं और बहुत जल्दी पूछ लिए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू डैरन एसिमोग्लू एंड साइमन जॉनसन वर्क? मींस ये कौन से इंस्टीट्यूट में वर्क करते हैं या जो है कौन से इंस्टीट्यूट से ये रिलेटेड है वो आपको बताना है. सो द करेक्ट आंसर इज MIT, दैट इज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. इस इंस्टीट्यूट में ये वर्क करते हैं और वर्ल्ड में काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है आपकी. ये MIT भी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी और आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में काउंट होने वाली यूनिवर्सिटीज हैं. व्हाट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर कंसीडर्ड गुड अकॉर्डिंग टू द रिसर्च? अब जब इन्होंने इकोनॉमिक साइंसेज में रिसर्च किया तो कैसे इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने अच्छा माना है अपनी इस रिपोर्ट में, जिसके बेसिस पर इनको नोबेल प्राइज मिला था कि जिससे कंट्री में डेवलपमेंट होता है, उसकी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होती है. तो देखो, ऑथोरिटेरियन जो रिजीम्स होंगे जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होगी वो कभी अच्छे नहीं हो सकते. वीक लीगल फ्रेमवर्क, जहाँ पे जो लॉ है वो अगर वो वीक होगा कोई मींस डेवलपमेंट नहीं होगा. सिस्टम्स विद कंसंट्रेटेड पावर, नो, इससे भी नहीं होगा. सो द करेक्ट आंसर इज डेमोक्रेटिक सिस्टम्स विद स्ट्रॉन्ग लॉज. जिन कंट्रीज के जो सिस्टम है, वहाँ की सोसाइटी है, वहाँ की गवर्नमेंट है, अगर वो डेमोक्रेटिक है और वहाँ पर जो लॉ हैं वो स्ट्रांग हैं तो वो कंट्री तेजी से ग्रो करता है. और इन सिस्टम्स को हम देख सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, नॉर्वे वगैरह जो कंट्रीज हैं, आइसलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, इन कंट्रीज में, USA, कनाडा, ऐसे कंट्रीज में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है और लॉ बहुत स्ट्रांग है. व्हाट इज वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग बैड इंस्टीट्यूशंस? का क्या हमारे पास में कॉन्सिक्वेंस होगा कि क्या उससे इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ होगी? नो. ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? नो. इनसिक्योरिटी एंड लो मोटिवेशन फॉर इन्वेस्टमेंट. जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बैड होंगे, डेमोक्रेसी नहीं होगी, वहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी जो इनसिक्योरिटी की, कि लोग हमेशा अपने यहाँ इनसिक्योरिटी फील करेंगे और उनमें इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेशन नहीं होगा. आप खुद से एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर इंडिया की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाए तो USA के लोग या अदर कंट्रीज के लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे बिकॉज उनको ये हमेशा रहेगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है कभी भी डूब सकता है. जैसे हम बात करें कि इंडिया हमेशा उन कंट्रीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है, या ऐसी कंट्री जहां पे इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, जैसे मैं बात करूं आपका ईरान हो गया या अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, वहाँ पे इंडिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है. लेकिन जब भी उन कंट्रीज में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो इंडिया को हमेशा दिक्कत होती है, इंडिया की चिंताएं बढ़ जाती हैं बिकॉज उनके थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट पोटेंशियल डज इंडिया हैव अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स? इंडिया का क्या पोटेंशियल है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं. बहुत इजी आंसर है, लास्ट डे भी हमने डिस्कस किया था व्हेन वी कंपेयर्ड इंडियन सिस्टम विद दैट ऑफ चाइना, तो वहां पे भी हमने इसको डिस्कस किया था. Who was awarded the Nobel Peace Prize for 2024? इसका आंसर आप दे सकते हैं वेरी इजीली और कल ही डिस्कस किया था हमको, सो आप कमेंट में बताइए. What is निहोन हिदांक्यो? ये क्या है? अगर इसकी हम बात करें, आप सबको पता होगा कि इसको हम क्यों पूछ रहे हैं. लो मैं आपको आंसर बता ही देता हूँ. बिकॉज ये जो निहोन हिदांक्यो है, निहोन हिदांक्यो है, इसी को नोबेल प्राइज मिला है पीस के लिए. और ये क्या है? एक ग्रास रूट मूवमेंट है जो कि एटॉमिक बॉम्ब के बाद जो लोग सरवाइव कर गए थे
जापान में हिरोशिमा और नागासाकी जो उनकी सिटी थी, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक मूवमेंट बनाया, उसी का ये नेम है। When were the atomic bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki? ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, कल भी मैंने आपको बताया था। ये आंसर मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आई होप आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। सो लेट्स राइट इन द कमेंट बॉक्स। What role do the Hibakusha play in the movement against nuclear weapons? तो ये जो हिबाकुशा है, आपको सबको पता होगा कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर ड्रॉप किए गए थे, तो उसके बाद जो सर्वाइवर्स थे, उन्होंने उन सर्वाइवर्स को, उनके उस ग्रुप को कहा गया हिबाकुशा, और इन्होंने ये मूवमेंट चलाया था। इस मूवमेंट के लिए इन्होंने क्या रोल प्ले किया है? द शेयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस टू रेज अवेयरनेस। मीन्स वो क्या करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स के उन्होंने क्या एक्सपीरियंसेस शेयर किए, मीन्स उन्होंने उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं आफ्टर द एटॉमिक बॉम्ब्स व्हेन दे वर ड्रॉप्ड इन ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो ये पूरे वर्ल्ड को अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं कि देखो, वर्ल्ड में दोबारा से अब फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्ल्ड में कहीं पर भी वॉर हो और उसमें एटॉमिक बॉम्ब्स, उसमें न्यूक्लियर वेपन का यूज किया जाए। सो इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है। व्हाई इज द वर्क ऑफ निहोन हिदांक्यो इम्पोर्टेंट? क्यों है इनका वर्क इम्पोर्टेंट, क्यों है? बिकॉज न्यूक्लियर वेपन के डेवलपमेंट को कोई क्या प्रमोट करेंगे? नहीं करेंगे। इट हेल्प सोसाइटी अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये सोसाइटी को ये समझाने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का, जब ये बॉम्ब्स, ये न्यूक्लियर वेपन्स ड्रॉप किए जाते हैं कहीं पर, इनको ब्लास्ट किया जाता है, तो केवल उसी टाइम पे नहीं, उसके 100 ईयर तक इसके इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं लोगों में। तो ये इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, लोगों को, पूरे वर्ल्ड को अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं। और इस पूरे की पूरी जो जितने भी कंट्रीज हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपका यूएनओ हो गया, जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हो गया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो गया, इन सबको ये समझा रहे हैं कि वर्ल्ड में ऐसा फिर नहीं होना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज हो। आज हम आ जाते हैं, एक बहुत अच्छा आर्टिकल मेरे को मिला है इंडियन एक्सप्रेस में, और ये आर्टिकल देखो, आप देखिए किसके रिगार्डिंग में, नॉट अ स्मार्ट हाइक। नॉट अ स्मार्ट हाइक, ये किसके रिगार्डिंग में है? देखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एमएसपी है, आप सबको पता होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए जो है उसको अनाउंस किया जाता है, और उसमें एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया जाता है जब किसी क्रॉप का सोइंग सीजन आता है। जैसे अभी टाइम चल रहा है, इस टाइम पर आपके व्हीट, बार्ले, इनकी खेती जो है होती है, मींस इनकी सोइंग का टाइम होता है इन क्रॉप्स का। तो उसके टाइम पर गवर्नमेंट क्या करती है, अनाउंस कर देती है फार्मर्स के लिए कि आप बहुत लार्ज स्केल पर आप एग्रीकल्चर करिए, आपका जो प्रोडक्ट होगा, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होगा, हम उसको इस प्राइस पर परचेज कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली ये हुआ है कि जो व्हीट है, व्हीट के प्राइसेस को, एमएसपी प्राइसेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंक्रीज कर दिया है। इस आर्टिकल में जो राइटर हैं, वो इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करके ये बता रहे हैं कि ये जो एमएसपी का प्राइस इंक्रीज किया है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि बेसिक से क्या क्या हमारे पास में पॉइंट्स हैं। डिफरेंट एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, बहुत सारे एग्जाम में तो ये भी पूछ लिया जाता है कि अभी व्हीट का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो क्या है। सो व्हीट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी क्या हुआ है, 2425 इन्होंने फिक्स कर दिया, जो कि लास्ट ईयर 2275 हुआ करता था। इनका अब यहाँ पर ये कहना है कि देखो, हम इससे जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को तो हम इसमें बहुत अच्छा खासा, ठीक है, बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन अब इनका ये कहना है कि जब जो व्हीट है, व्हीट के प्राइसेस अगर इंक्रीज होंगे तो व्हीट से बनने वाली सारी की सारी चीजें भी महंगी हो जाएंगी, उन पर भी इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, इसके इंक्रीज होने से फार्मर्स को तो बेनिफिट होगा, लेकिन बाकी जो कॉमन पीपल है, जो सोसाइटी है,
सोसाइटी का लोअर रंग ऑफ द सोसाइटी है, जो कॉमन पर्सन जैसे कि आपके लेबरर्स हो गए, रिक्शा पुलर हो गए, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि अब व्हीट उनके लिए बेसिक डाइट है। वैसे ही अगर हम राइस के प्राइसेस बढ़ाते हैं एमएसपी में, तो इनिशियल लेवल पर हमको फार्मर्स की जो इनकम है वो इंक्रीज होती हुई दिखती है, लेकिन उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। क्या है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स इसके? फर्स्ट ये कहते हैं, इसको ग्लोबल लेवल से कनेक्ट करके बताते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि एमएसपी इंक्रीज करने से ग्लोबल लेवल पर इंडिया के क्या क्या इंटरेस्ट इससे हार्म हो सकते हैं। देखो, ग्लोबल लेवल पर अभी इन्होंने रशिया का जो व्हीट प्राइसेस हैं उससे इन्होंने कंपेयर किया है कि हम अगर अपने व्हीट की बात करें कि आपने 2425 हमने व्हीट का प्राइस कर दिया। इट मींस अब इस व्हीट को जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो कम से कम इससे तो ज्यादा प्राइस में ही हम एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब आप उसको साउथ अमेरिका भेजो, नॉर्थ अमेरिका भेजो, रशिया भेजो, यूरोप, कहीं पर भी एक्सपोर्ट करो, हमारे व्हीट का प्राइस ऑलरेडी हाई होगा। वहीं पर जो रशिया है या अदर कंट्रीज है वो क्या करेंगे? हमसे सस्ता व्हीट सपोज करो 2200 रुपए में, 2200 में वो वर्ल्ड की मार्केट में उसको बेच देंगे अपने यहाँ के उस व्हीट को। सो इंडिया का व्हीट कोई परचेज करेगा क्या? नहीं करेगा। इसी व्हीट को परचेज किया जाएगा। क्यों? इसके प्राइसेस डाउन है। सो उन्होंने ये कहा कि अगर हम फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं तो एमएसपी बढ़ाने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, इसका हमारे पास में क्या जो है सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर में जो इनपुट है, जो एक्सपेंडिचर है, उसको कम करो। मींस आप यूरिया के प्राइसेस कम कर सकते हैं, आप फार्मर्स के लिए डीजल के प्राइसेस कम कर सकते हैं, आप फार्मर्स के लिए जितने भी टूल्स हैं उनके प्राइसेस कम कर सकते हैं, आप फार्मर्स को डिफरेंट टाइप से सब्सिडी दे सकते हैं। लेकिन ये जो एमएसपी आप इंक्रीज कर रहे हैं, इससे इंडिया के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में सेल नहीं हो पाएंगे। और इसका रिजल्ट इन्होंने बताया है कि देखो इसका रिजल्ट क्या होगा। ये कह रहे हैं, पिछले लास्ट ईयर से कंपेयर करके बता रहे हैं कि हमारा जो यील्ड है वो अच्छा खासा हो रहा है, और उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो स्टॉक है हमारे पास में व्हीट का, हमारे जो गोडाउन्स हैं वो उनमें जो व्हीट का जो स्टॉक है वो इंक्रीज होता जा रहा है। मींस हमारे यहाँ स्टॉक अगर इंक्रीज होता चला जाएगा तो हमारा बहुत सारा फूड क्या होगा? वेस्ट होगा। अब ये स्टॉक इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि वर्ल्ड में आप सेल नहीं कर पाएंगे, कोई परचेज ही नहीं करेगा। तो इन्होंने एक इस प्रॉब्लम को बताया है। दूसरा, यहाँ पर ये जो है मेन जिन पॉइंट्स की ये बात करते हैं, उन पॉइंट्स के बारे में ये कहते हैं कि ये कंसर्न केवल अगर आप इसको हम पॉलिटिक्स से, इलेक्शन से कनेक्ट करके देखें तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, बिकॉज हरियाणा में इलेक्शन हो चुका है और हरियाणा व्हीट का अच्छा खासा प्रोड्यूसर है, राइस का भी प्रोड्यूसर है। तो बोला अब तो इलेक्शन भी हो गए, रिजल्ट भी आ गए, तो अब क्यों आपको ये करना पड़ा? नहीं करना चाहिए था। फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर एमएसपी आप हाइक करोगे केवल किसकी? व्हीट की या राइस की, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि केवल इनकी प्राइसेस इंक्रीज होंगे और जो फार्मर्स हैं इन्हीं की ज्यादा क्रॉप करेंगे। और इसमें से राइस तो स्पेशली हमारे वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, बिकॉज बहुत ज्यादा इसके लिए पानी चाहिए। हम पहले ही ग्राउंड वाटर जो डिप्लीट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस प्रॉब्लम से पहले से ही हम फेस कर रहे हैं। और आप राइस व्हीट जो दोनों ही बहुत पानी मांगती हैं, इनके प्राइसेस को आप इंक्रीज कर रहे हो। इट मींस फार्मर्स को आप मोटिवेट कर रहे हो कि व्हीट और राइस को आप अपने उगाओ। जबकि ये सजेस्ट करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमारे पास जो अदर क्रॉप्स हैं आप उनकी प्राइसेस को बढ़ाओ, उनकी एमएसपी को इंक्रीज करो कि लोग इनको छोड़ करके और इन अदर क्रॉप्स की तरफ जो है मूव करें।
क्या क्या हो सकती हैं वो हो सकते हैं ऑयल सीड्स हो सकते हैं, पल्सेस हो सकती है ना, जैसे मस्टर्ड वगैरह हो गया, पीनट्स हो गया, और भी डिफरेंट क्रॉप्स हैं जैसे कि जिनको हम सेरियल्स बोलते हैं, मोटे अनाज हो गए, उनके प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज करना होगा। क्यों? उसमें इनपुट कम लगता है, वाटर भी उनमें कम यूज होता है और न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है। मीन्स ये कह रहे हैं अगर फार्मर्स की इनकम हमें इंक्रीज करनी है तो ये जो अदर क्रॉप्स हैं, चाहे वो गार्डनिंग वाली हो गई, ऑयल सीड्स हो गए, और जो है सेरियल्स हो गए, ठीक है, उनके प्राइसेस को हम इंक्रीज करें और फार्मर्स को प्रोमोट करें कि आप अदर क्रॉप्स को ज्यादा उगाओ, उनमें ज्यादा इन्वेस्ट करो, तब हम फार्मर्स की भी इनकम बनेगी, प्लस हम इन प्रोडक्ट को जो ऑयल सीड वगैरह हैं, पल्सेस हैं, इनको भी तो वर्ल्ड में हम एक्सपोर्ट करना चाहेंगे। ये इतने अभी हमारे यहाँ इंडिया में अगर मैं पल्सेस की बात करूं, ऑयल सीड्स की बात करूं, तो अभी हम इनसफिशिएंट हैं और इसी को हमें प्रमोट करना होगा। जबकि राइस और व्हीट में हम पहले ही सफिशिएंट प्रोडक्शन करते हैं, प्लस हमारे पास में सरप्लस प्रोडक्शन है जिसको हम वर्ल्ड को सेल करना चाहते हैं। तो जो चीजें हमारे यहाँ पर कम हैं, जिनको हम वर्ल्ड से इंपोर्ट करते हैं, उनके एमएसपी इंक्रीज करो, उन क्रॉप्स को हमें मोटिवेट करना होगा कि फार्मर्स उन क्रॉप्स में अपना क्या करें, इनपुट दें और उसमें प्रोडक्शन अपना इंक्रीज करें। दूसरा सजेशन बताते हैं ये कि हम कुछ ऐसी चीजें ला सकते हैं कि अच्छी हाई यील्डिंग वैरायटीज ला सकते हैं कि उतनी ही स्पेस में वो जो प्लांट्स हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस करके दें हमको। तो एमएसपी का ये यहाँ पर क्या करते हैं, अपोजिशन करते हैं कि हर चीज में एमएसपी नहीं बढ़ानी है तो उनकी बढ़ानी है, जिससे हमें अदर जो क्रॉप्स हैं उनका हमें जो है बेनिफिट मिले। एक और है लेडी जस्टिस, रूट्स इन एंशिएंट ग्रीस नॉट ऑलवेज ब्लाइंडफोल्डेड। यहाँ पर इस आर्टिकल में, ये भी इंडियन एक्सप्रेस का है, इसमें इन्होंने बताया है कि जो हम अक्सर करके देखते हैं लेडी जस्टिस, एक लेडी देखते हैं जो जो कोर्ट्स में अक्सर करके हमें देखने को मिलती है। और अब इसमें क्या हुआ है, थोड़ा सा इन्होंने इसकी हिस्ट्री में भी गए हैं कि कैसे क्या ये सब हुआ था। उस हिस्ट्री में यहाँ पर हम एटलीस्ट नहीं जाएंगे, अपने एग्जाम से पर्पज जो पॉइंट्स हैं उसकी हम बात करेंगे। हालांकि इसका जो ट्रेस है वो ग्रीस में जाकर के हमें देखने को मिलता है और वहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। हुआ क्या है, अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजेस की लाइब्रेरी है, उसमें ये जो लेडी होती है ना, अभी आपको भी दिखाऊंगा, जो ट्रेडिशनल लेडी है जिसको लेडी ऑफ जस्टिस कहा जाता है, उसको हमेशा से हमने कैसा देखा है, मैं आपको दिखाई देता हूं, उसको इमेज में देख लेते हैं हम। हमेशा से हमने देखा है कि उसके हाथ में क्या होगा, एक स्केल होगी, है ना, उसके हाथ में आपको स्वॉर्ड दिखेगी और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी, ब्लाइंड फोल्डेड होगी वो, है ना। हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसमें जजेस की जो लाइब्रेरी है, इस आइडल में, इस स्टैच्यू में बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए और अब हो गई वो ये वाली। मींस स्केल्स तो हैं लेकिन आंखों से पट्टी हटा दी गई, हाथ में जो स्वॉर्ड थी, तलवार थी, उसको हटा करके एक बुक दे दी गई है। इसमें क्या इसके मायने हैं, देखो, फर्स्ट तो ये जो आंखों पर इनकी पट्टी बंधी होती थी, ये सोसाइटी में एक नैरेटिव जा चुका था और लोगों ने ये मान लिया था कि जो जस्टिस होता है, आपने मूवीज में भी देखा होगा बहुत सारा, कि जस्टिस जो होता है वो ब्लाइंड होता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सीवाई चंद्रचूड़ सर हैं, उन्होंने कहा कि अब उस नैरेटिव को हम खत्म करेंगे। इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमारे यहाँ कानून अंधा होता है, हमारे यहाँ अंधा नहीं होता है, बल्कि उसकी दोनों आंखें हैं और दोनों आंखों से वो सबको इक्वली देखता है। तो अब हम ये मैसेज देंगे सोसाइटी को, ना कि ये कि कानून अंधा होता है। दूसरा, जो इनके हाथ में तलवार है, जो स्वॉर्ड है, वो इंडिकेट करती है पनिशमेंट को। पनिशमेंट एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और जस्टिस एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो जो ऑनरेबल जस्टिस जो है सीजीआई सर हैं, उन्होंने ये कहा कि हम अपनी न्याय व्यवस्था को, अपनी जुडिशियल सिस्टम को पनिशमेंट पर बेस्ड नहीं करना चाहते, हम उसको जस्टिस पर करना चाहते हैं। मींस
अब जो कोर्ट्स हैं जो फंक्शन करते हैं हमारे, वो पनिशमेंट के लिए, रेट्रीब्यूशन के लिए, वायलेंस के लिए काम नहीं करते। बिकॉज उस समय अगर हम बात करें, आज से 2000 ईयर्स अगो की बात करें, तो उस समय पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर जस्टिस का मतलब नहीं, वहां पनिशमेंट होता था, रेट्रीब्यूशन होता था, बदले की भावना होती थी, वायलेंस होता था कि किसी ने अगर थोड़ी सी कोई चोरी की तो उसके हाथ काट दो। आप जैसे कि अरबियन कंट्रीज में जाओगे कि उसके लिए ऐसी ऐसी सजाएं हैं, पनिशमेंट हैं कि पत्थरों से मारना, खुलेआम उसको फांसी दे देना, उसके हाथ काट लेना, है ना, उसके नाखून खींच लेना, आंखें फोड़ देना। ये वाले जो चीजें थी, बोला हम पनिशमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम रिप्रेजेंट करेंगे जस्टिस को। प्लस इन्होंने ये कहा कि अभी तक जो लेडी जस्टिस जो हमने लगा रखी थी, वो हमारे कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल माइंडसेट है, कॉलोनियल माइंडसेट है, उसी को लेकर के हम चल रहे थे, हम उस कॉलोनियल माइंडसेट को ब्रेक करेंगे। तो उन्होंने इस चीज को भी कहा कि अभी रिसेंटली हमने जो 3 न्यू लॉ लेकर के आए हैं, हम आपको पता होगा कि बीएनएस, बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए हम, बोला वो अब हमारा पनिशमेंट पर बेस्ड नहीं है, हमारे तीनों लॉ वो बेस्ड है जस्टिस पर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आंखों से पट्टी हटा दी गई है, हाथ से जो स्वॉर्ड है उसको भी हटा दिया गया है, साथ ही उसमें दे दिया गया है एक बुक, और वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को, वैल्यूज को, डेमोक्रेसी को, इनको रिप्रेजेंट करता है। मींस पहले जो न्याय हो रहा था वो पनिशमेंट के बेसिस पर था, अब जो न्याय होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होगा, लॉ के ऊपर बेस्ड होगा, वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होगा, डेमोक्रेसी के ऊपर बेस्ड होगा। तो इसलिए इनको क्या किया गया है, चेंज किया गया है इस लेडी जस्टिस की स्टैचू को। ठीक है, आते हैं कुछ और भी इन पॉइंट्स को देखेंगे। तो क्या क्या हमारे पास है कि देखो, अब ना तो जो जस्टिस है ब्लाइंड है और ना ही वो प्यूनिटिव है, बट वो कैसा है, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर चलेगा, इक्वालिटी पर चलेगा। हम इसको ध्यान में रख करके इसको कर रहे हैं। डिपार्चर फ्रॉम कॉलोनियल एरा सिंबलिज्म मींस अब तक हमारे पास में बहुत सारे जो भी चीजें हम देख रहे थे वो कॉलोनियल माइंडसेट का सिंबल बने हुए थे, कि हमारे यहाँ चीजें अभी भी वही चल रही हैं जो अंग्रेज हमको दे करके गए। क्या इंडिया के पास में अपनी कोई वैल्यूज नहीं है? क्या हमारा जस्टिस के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? क्या हम जस्टिस के बारे में अपनी इंडिया के कल्चर में कोई चीजें नहीं है? क्या हम हर चीज हमेशा ब्रिटिश पीपल से जो मिली है उसी के बेसिस पर आगे चलाएंगे? तो इन चीजों को चेंज करने के लिए जो सीजीआई सर हैं उन्होंने ये जो है एक स्टेप लिया है। नो ब्लाइंड फोल्ड, बोला अब ये आंखें बंद करके नहीं होगी, बल्कि जस्टिस ब्लाइंड नहीं है। इंडिया में जहां होता होगा वहां होता होगा, हमारे यहाँ पर ब्लाइंड नहीं है जस्टिस। हमारे यहाँ जस्टिस कैसा है, अवेयर है, वो जानता है सब कुछ, कॉन्शियस है, वो सारी चीजों को देख भी रहा है और उनको महसूस भी कर रहा है, फील कर रहा है। एंड एम्पैथेटिक, कि किसी व्यक्ति के साथ में यदि इनजस्टिस हो रहा है तो उसके लिए हमारे यहाँ जो जस्टिस है, जुडिशियल सिस्टम है, उसके साथ में एम्पैथेटिक है, उसके लिए सिंपैथी रखता है, ना कि हाथ में तलवार लेकर के नहीं बैठा है हमारा जुडिशियल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेसेस द स्वॉर्ड, तो हाथ में जो जो स्वॉर्ड थी उसको, तलवार को जो रिप्लेस कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन से, कि मींस अब जो हमारे यहाँ जस्टिस है वो ऑथोरिटी और पनिशमेंट का सिंबल नहीं होगा, वो होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा अब उसमें हैंड में। और उससे क्या है कि अब वायलेंस और जो रेट्रीब्यूशन है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, जस्टिस से। दूसरा, रिटेनिंग द स्केल्स, मींस स्केल को इन्होंने चेंज नहीं किया। स्केल किसका सिंबल है, तो वो ये कह रहे हैं देखो स्केल हमारे यहाँ जो है वो फेयरनेस का, कि मींस अगर हमारे यहाँ पर वो जो स्केल अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको अगर हम यूज कर रहे हैं स्केल को, तो वो ये बता रहा है कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो दोनों ही पक्ष को, बोथ एस्पेक्ट्स को देखती है, उनको बैलेंस करके देखती है, और ये सिंबल है फेयरनेस का और बैलेंस का, कि वो तो हमारा सिंबल रहेगा ही, चाहे वो हमारा ओल्ड हो या जो है न्यू स्टैच्यू हो, दोनों में ही रहेगा। मूविंग बियॉन्ड कॉलोनियल लेगेसी, तो ये जो सिस्टम पहले थे लेडी जस्टिस वाले थे वो कॉलोनियल आइडियल्स थे,
जिनको कॉलोनियल पीपल मांगते थे और उन्होंने हमारे ऊपर इम्पोज किया था, वो अब उन चीजों को हम आगे लेकर के नहीं चलेंगे। अब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज चलेंगी, ना कि ओल्ड वर्ल्ड प्यूनिटिव मेजर्स। हर चीज को पनिशमेंट के रूप में नहीं देखा जाएगा। नेक्स्ट है मैसेज फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो कहते हैं कि लॉ इज नॉट ब्लाइंड एंड दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर इट। मींस आंखें खुल गई हैं जस्टिस की, न्याय की। अब वो ब्लाइंड नहीं है, बल्कि दोनों आंखों से सबको इक्वल देखता है। लॉ हमारे यहाँ जो है, जो जस्टिस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर होगा, उसमें फोर्स का कोई जगह ऐसा नहीं होगा। सिंबल ऑफ मॉडर्न इंडिया जस्टिस। अब आप सबको ये पता होगा कि एक चीज और हुई है इंडिया में, और वो भी स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग में। यहाँ पर जो आप देखोगे, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो नया इंसिग्निया है, सिंबल है, वो भी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है जुडिशरी को हैंड ओवर किया था, सौंपा था। नया उसका क्या है, सिंबल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नए सिंबल को इस तरह से है, और वहां पर नीचे लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म है वहीं विजय है। मींस वेयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री। तो जहां धर्म है वहां विजय है। अब धर्म के बहुत सारे मीनिंग है। जो यहाँ पर मीनिंग है, इंडिया में जो मीनिंग है धर्म का, वो है ड्यूटी, राइटियसनेस, सच्चाई, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके मीनिंग में। सो अभी हमारी जुडिशरी को देखें, हमारा जो लीगल सिस्टम है वो भी चेंज हुआ है, उसमें नए लॉ लेकर के आए हैं, न्यू पार्लियामेंट बनाई गई, और सुप्रीम कोर्ट का इंसिग्निया चेंज किया गया। जो लेडी जस्टिस स्टैचू है उसको भी हमने चेंज किया। मींस इंडिया अपने जो खुद के सिंबल्स हैं, अपनी वैल्यूज हैं, उनको रेस्पेक्ट कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मींस हम हर चीज को ब्रिटिश पीपल ने जो इम्पोज किया था उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, अनटिल एंड अनलेस वो इंडिया के वैल्यूज से या जस्टिस से या इंडिया के, मैं बात कहूं, उसके सेल्फ रेस्पेक्ट से अगर मैच नहीं करती हो तो ऐसी चीजों को चेंज किया जा रहा है। सो दिस वाज फॉर टुडेज सेशन एंड वी विल मीट अगेन इन अनदर सेशन विद अनदर टॉपिक्स। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।